Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. इंटरप्रिटेशन की जो मैं लेक्चर सीरीज दे रही थी उसमें आज का मेरा लेक्चर है रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। तो आज हम समझेंगे कंसेप्ट ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। देखिए, रेट्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब होता है? इसका मीनिंग है पिछली पास्ट डेट से जो भी कानून लगता है या तो वो प्रोस्पेक्टिव होता है या रिट्रोस्पेक्टिव होता है। जनरली जब प्रेसिडेंट की एक्सेप्टेंस होती है तो उस डेट से वो माना जाता है कि वो इंस्टीट्यूट कम इनटू फोर्स है, या फिर उस इंस्टीट्यूट में स्पेसिफिक डेट दे दी जाती है कि इस डेट से ये जो आपका इंस्टीट्यूट है ये ऑपरेटिव होगा। तो ये दोनों डेट जो है फ्यूचर की डेट है, तो इसीलिए इसे जो है प्रोस्पेक्टिव माना जाता है। लेकिन लेजिस्लेचर पूरी तरह से कॉम्पिटेंट हो सकती है कि वो किसी भी कानून को फ्यूचर डेट से इम्प्लीमेंट न करके किसी बैक डेट से भी इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो जब वो बैक डेट से इम्प्लीमेंट करती है तो उसे हम बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। क्या बोलेंगे हम उसको? रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। देखिए, मैं आपको दो केस लॉ बताती हूँ, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट केस है आपका अनंत गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। कौन सा केस है? अनंत गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। देखिए, एक पर्सन जो था एक्यूज था, उसको कोर्ट में जो है ऑफेंडर माना गया था। अब जो है जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 है, तो जो क्रिमिनल प्रोसीजर जो कि 1898 में था, बाद में अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उसमें सेक्शन 342A जो है इंसर्ट किया गया। तो ये जो सेक्शन था 342A, ये कहता था कि कोई भी एक्यूज्ड जो है अपने जो उसने ऑफेंस किया है, जिसका उस पर चार्ज लिया है, उस चार्ज को डिसअप्रूव करते हुए ओथ पे वो अपने को ही विटनेस बना सकता है। तो इस वक्त ये क्या था? पेंडिंग था उस एक्यूज का केस, जब ये अमेंडमेंट के थ्रू ये सेक्शन डाला गया। तो माना गया कि यहाँ पर जो है अभी ये केस पेंडिंग है, तो हम इसको जो है पेंडिंग केसेस पे, क्योंकि ये प्रोसीजर से रिलेटेड है, जो मेनली सब्सटेंटिव राइट होते हैं उन पे हम रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन नहीं मानते हैं, लेकिन जो आपके प्रोसीजर से रिलेट करते हैं वो हम जो है पेंडिंग केसेस पे भी ले सकते हैं। तो जब ये पेंडिंग केस है, उस वक्त जब ये एक्यूज हुआ था तब तो ये नया सेक्शन नहीं आया था, तो वो अपनी इनको विटनेस नहीं बना सकता था। लेकिन उसके पेंडेंसी के टाइम पे ही ये नया सेक्शन आ गया जिसमें कहा गया कि एक्यूज्ड जो है अपना एविडेंस भी ओथ पे दे सकता है। तो माना गया कि ये प्रोसीजर से रिलेट करता था, तो पेंडेंसी थी, अभी जो ट्रायल था वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इस केस में एक्यूज जो है विटनेस अपनी विटनेस भी दे सकता है ओथ पे। तो यहाँ पे ये रिट्रोस्पेक्टिव डेट से माना गया। अब इसमें सेकंड केस था नानी गोपाल मित्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। देखिए, पहले केस में क्या था, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स थी वो पेंडिंग थी, अभी ट्रायल जो है कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसीलिए हम रिट्रोस्पेक्टिव उसमें लगा सकते थे, वो भी प्रोसीजर से रिलेटेड। लेकिन जो सेकंड केस है नानी गोपाल मित्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गई थी, इसमें ट्रायल कंप्लीट हो गया था, तो इसमें अपील में केस डाला हुआ था। इसमें क्या था, जो आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसके अंदर जो एक्यूज था उसे क्रिमिनल मिसकंडक्ट का दोषी पाया गया और उस पर ये वाला ऑफेंस लगा। बाद में ये जो सेक्शन था 53 जिसके अंदर उसको जो है चार्ज ठहराया गया था, वो रिपील कर दिया गया। जब वो रिपील हुआ तब तक वो ट्रायल पूरा हो गया था, लेकिन उसने अपने केस के अंगेंस्ट, ऑर्डर के अंगेंस्ट जो है अपील डाली हुई थी। तो इस कोर्ट में डिसाइड किया गया कि ये जो है आपका ट्रायल कंप्लीट हो गया, अब पेंडेंसी में तो था नहीं, तो इसलिए इस सेक्शन का बेनिफिट जो है इस एक्यूज्ड को नहीं मिल सकता। तो हमने क्या देखा, अगर पेंडिंग चल रही है तो हम रिट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन का बेनिफिट ले सकते हैं अगर वो जो केस नया लॉ आया है वो प्रोसीजर से रिलेट कर रहा है। लेकिन सेकंड केस में हमने देखा अगर ट्रायल कंप्लीट हो गया, भले ही अपील जो है पेंडिंग है, मेन आपका होता है ओरिजिनल ट्रायल से, अगर वो कंप्लीट हो गया तो फिर हम नए लॉ के जो प्रोविजन है वो रिट्रोस्पेक्टिव डेट से जो है नहीं दिखा सकते। तो रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन क्लियर हो गया।
अब हम देखेंगे कि जब हम इंटरप्रेट करते हैं, बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को बताते हैं, तो हम देखेंगे कि उन डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में जो आपके इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें हम रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेंगे या नहीं लेंगे। तो सबसे पहला है आपका इंस्टीट्यूट डीलिंग विद सब्सटेंटिव राइट्स आर प्रिज्यूम टू बी प्रोस्पेक्टिव, कि जो इंस्टीट्यूट सब्सटेंटिव राइट को इंक्लूड करते हैं तो उनको हम जनरली क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिव ही मानते हैं, हम उनका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं लेते हैं। सब्सटेंटिव राइट क्या होते हैं, ये इंसान के जो है आपके वेस्टेड राइट होते हैं। अगर कोई इंस्टीट्यूट बनता है जिससे कि उसकी किसी वेस्टेड राइट को टेक अवे करते हैं और उस पर कोई नया ऑब्लिगेशन या कोई नई लाइबिलिटी हम डाल देते हैं, तो हम मानेंगे कि ये फ्यूचर डेट से ही, प्रोस्पेक्टिव डेट से ही एप्लीकेबल होगा, ये पीछे की डेट से एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसा ही डिसीजन हुआ था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस भजन कौर में। इसमें क्या हुआ, मोटर व्हीकल एक्ट पास हुआ, उसमें जो ओनर थे मोटर व्हीकल के उनकी नई लाइबिलिटी और नया ऑब्लिगेशन क्रिएट किया गया, तो माना गया कि नई लाइबिलिटी है ये, तो ये प्रोस्पेक्टिव डेट से ही एप्लीकेबल होगी, ना कि रिट्रोस्पेक्टिव डेट से। अब सेकंड है आपका इंस्टीट्यूट डीलिंग विथ प्रोसीजर आर प्रिज्यूम टू बी रेट्रोस्पेक्टिव। देखिए, अगर कोई भी इंस्टीट्यूट सब्सटेंशियल राइट को डील ना करके प्रोसीजर को डील करता है, तो हम मानते हैं कि नए प्रोसीजर का बेनिफिट जो है पुराने जो एक्यूज होते हैं, अगर उनका केस पेंडिंग में है तो वो भी ले सकते हैं। तो प्रोसीजर से रिलेटेड इंस्टीट्यूट जो है आपके रेट्रोस्पेक्टिव माने जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको पीछे केस में बताया था अनंत गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें क्या था कि जब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में एक नया सेक्शन जुड़ा 342A, तो उसने कहा कि एक्यूज जो है अपने चार्ज को डिसअप्रूव करते हुए ओथ दे सकता है अपने आप को विटनेस बना के, तो ये प्रोसीजर से रिलेट था। तो ये जब आपका केस पेंडिंग था तो उस पेंडेंसी में रिट्रोस्पेक्टिव डेट से हम मानेंगे कि ये जो है एप्लीकेबल है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट इंस्टीट्यूट क्या आती है, इंस्टीट्यूट गवर्निंग सक्सेशन आर नॉट रिट्रोस्पेक्टिवली ऑपरेटेड। देखिए, अगर कोई भी इंस्टीट्यूट किसी सक्सेशन को गवर्न कर रहा है तो वो पुरानी डेट से एप्लीकेबल नहीं होते हैं, वो हमेशा प्रोस्पेक्टिव ही होते हैं। ऐसा ही डिसाइड हुआ था इरम्मा वर्सेस वीरूपना में। किस केस में डिसाइड हुआ था आपका, इरम्मा वर्सेस वीरूपन में। तो इस केस में क्या हुआ था, एक मेल मेंबर था, वो जो है बिना इन स्टेट के मर गया था। तो फिर उसकी, अगर वो इन स्टेट के मर जाता है तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग ही और लोगों में बढ़ जाएगी। लेकिन अगर उससे पहले ही इस एक्ट के आने, सक्सेशन एक्ट के आने से पहले कोई सक्सेशन हो चुका है किसी फैमिली में, तो फिर उस पर ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जनरली इंस्टीट्यूट गवर्निंग सक्सेशन जो होते हैं वो रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाइड नहीं होते। नेक्स्ट है आपका इंस्टीट्यूट रेगुलेटिंग ट्रांसफर एंड कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली ऑपरेटेड। देखिए, अगर कोई इंस्टीट्यूट किसी ट्रांसफर से रिलेट कर रहा है या किसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट कर रहा है तो वो पिछली डेट से जो है ऑपरेटिव नहीं होते हैं। जैसे कोई ट्रांसफर से रिलेटेड इंस्टीट्यूट आया और उसने बताई कुछ फॉर्मेलिटी कि ट्रांसफर तभी कंप्लीट माना जाएगा जब आप ये फॉर्मेलिटीज पूरी कर दोगे। अगर आप ये फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करते हो तो आपका ट्रांसफर इनवैलिड माना जाएगा। तो अगर इस इंस्टीट्यूट आ गया तो, लेकिन ये पिछली डेट में अगर कोई ट्रांसफर हुआ है जिसमें जो नए एक्ट की फॉर्मेलिटीज थी उनको पूरा नहीं किया गया, तो उसको इनवैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट होते हैं जो ट्रांसफर को रेगुलेट करते हैं उन्हें हम पास्ट डेट से ऑपरेटिव नहीं मानते। अब नेक्स्ट है आपका इंस्टीट्यूट प्रिस्क्राइबिंग लिमिटेशन आर प्रोस्पेक्टिव बट मे हैव रिट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन फॉर सर्टेन मैटर। देखिए, जो इंस्टीट्यूट होते हैं जो लिमिटेशन को बताते हैं, लिमिटेशन को बताने का क्या मतलब है कि बहुत से एक्ट होते हैं जैसे लिमिटेशन एक्ट की, वो बताता है कि आपके स्यू करने की एक लिमिटेशन है। अगर वो लिमिटेशन पीरियड बीत जाता है तो फिर आप दूसरी पार्टी को स्यू नहीं कर सकते। तो ऐसे जो इंस्टीट्यूट होते हैं जो लिमिटेशन को बताते हैं उनमें दोनों केस हो सकते हैं, वो प्रोस्पेक्टिव भी हो सकते हैं और वो रिट्रोस्पेक्टिव भी हो सकते हैं। देखिए, अगर आपका जो है एग्जिस्टिंग लिमिटेशन एक्ट है उसमें आपका लिमिटेशन पीरियड खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से अब आप जो है स्यू नहीं कर सकते।
अब एक नया इंस्टीट्यूट आता है लिमिटेशन पीरियड को बताने का, वो लॉन्गर लिमिटेशन पीरियड को बताता है, तो उसके हिसाब से अब आप आगे भी स्यू कर सकते हो, लेकिन वो प्रोस्पेक्टिव ही माना जाएगा, वो आपको स्यू करने का राइट नहीं देगा। तो अगर अर्लियर एक्ट की तुलना में नया एक्ट लंबा लॉन्गर लिमिटेशन पीरियड बताता है तो फिर वो प्रोस्पेक्टिव ही होगा। लेकिन अगर आपके अर्लियर पीरियड, जो अर्लियर लिमिटेशन एक्ट है उसकी तुलना में जो नया लिमिटेशन एक्ट है वो छोटा पीरियड बताता है लिमिटेशन का, और पिछले एक्ट के हिसाब से अभी आपका लिमिटेशन पीरियड चल रहा है, उसकी डेट खत्म नहीं हुई है, तो ऐसे केस में फिर जो है ये रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है। अब नेक्स्ट है आपका फिस्कल इंस्टीट्यूट आर प्रोस्पेक्टिव इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्जिंग प्रोविजन बट आर रेट्रोस्पेक्टिव इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविजन डीलिंग विथ प्रोसीजर। देखिए, जो इंस्टीट्यूट चार्जिंग प्रोविजन को गवर्न कर रहे हैं वो हमेशा प्रोस्पेक्टिव होगा, लेकिन अगर वो प्रोसीजर को कवर कर रहे हैं तो फिर वो जो है रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है। देखिए, चार्जिंग प्रोविजन क्या होते हैं? चार्जिंग प्रोविजन वो होते हैं जो कि आपके मेन प्रोविजन होते हैं और जिन प्रोविजन की वजह से आपको चार्ज किया जा सकता है। तो चार्जिंग प्रोविजन क्या होते हैं? जिनकी वजह से आपको जो है चार्ज किया जा सकता है। तो देखिए, मैं आपको ये वाला केस बताती हूँ तो इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। करीम थर्वी टी स्टेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में क्या हुआ कि एक कंपनी थी टी स्टेट, अब उसमें जो है 1957 में एक एक्ट आया। ये कब आया था? सितंबर 1957 में, कि जो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स है उस पर सरचार्ज लगेगा। तो एग्रीकल्चरल इनकम पे सरचार्ज लगेगा, ये कब आया है? 1 सितंबर 1957 को। अब इस केस में जो है असेसमेंट ईयर कौन सा पड़ा था एसईसी का? 57-58। तो 57-58 असेसमेंट ईयर कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है 1957 से, और एंड होगा 31 मार्च 1958। तो जब ये शुरू हुआ तब तो जो है इस पे एग्रीकल्चर पे सरचार्ज नहीं लग रहा था, तो इसका मतलब हमने दिया है कि चार्जिंग प्रोविजन हमेशा प्रोस्पेक्टिव होता है। तो आपका असेसमेंट शुरू हो रहा था 1 अप्रैल से, तब तक ये चार्जिंग प्रोविजन नहीं आया था क्योंकि आया था सितंबर 1957 में। तो इसीलिए इस केस में जो है जो कंपनी थी उस पर सरचार्ज नहीं लगा, क्योंकि जो चेंज हुआ था वो चार्जिंग प्रोविजन में हुआ था, ना कि आपका प्रोसीजर से रिलेटेड मैटर में। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जो पीनल इंस्टीट्यूट होते हैं जो नए ऑफेंस क्रिएट करते हैं या एग्जिस्टिंग ऑफेंस के लिए इंक्रीजिंग पेनल्टी देते हैं, तो वो भी प्रोस्पेक्टिव ही होते हैं। देखिए, आपने कोई ऑफेंस किया किसी पुराने एक्ट में, अब कोई नया पीनल एक्ट आया है जो आपकी एग्जिस्टिंग ऑफेंस के लिए या तो आपका ऑफेंस ही नया बना देता है या फिर आपकी पेनल्टी बढ़ा देती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई चोरी करी, अब आपके चोरी के लिए जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो 3 महीने की सजा बताता है। अब एक नया पीनल इंस्टीट्यूट आया जो उसी टाइप की चोरी के लिए 6 महीने की सजा बताता है। तो नए पीनल इंस्टीट्यूट से क्या है, आपकी पेनल्टी बढ़ रही है, तो ये प्रोस्पेक्टिव ही माना जाएगा, ये पुराने जो केस है उन पर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं लेगा। अब नेक्स्ट आता है आपका इंस्टीट्यूट प्रिस्क्राइबिंग फ्यूचर डिस्क्वालिफिकेशन ऑन पास्ट मिसकंडक्ट आर नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। देखिए, अगर आपने कोई पुराना मिसकंडक्ट किया उसके बेसिस पे अगर कोई फ्यूचर डिस्क्वालिफिकेशन है तो हम जो पास्ट मिसकंडक्ट है उन पे रिलाई तो कर सकते हैं, लेकिन वो जो है उनके बेसिस पे जो है हम उन्हें रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं लेंगे। जैसे किसी व्यक्ति ने जो है अगर कोई भी मिसकंडक्ट दिखाया या कोई भी क्रिमिनल ब्रीच करी जिसकी वजह से उसे ऑफेंस क्रिएट किया गया कि इसने ऑफेंस किया है और ये ऑफेंडर है, तो कभी कभी नए इंस्टीट्यूट ऐसे आते हैं कि जिससे कि ऐसे क्रिमिनल टाइप के लोग पब्लिक न्यूसेंस ना कर सकें। तो इस तरह के जो इंस्टीट्यूट आते हैं वो प्रोहिबिटरी होता है, उनका पर्पस ये नहीं होता है कि जो पास्ट ऑफेंडर थे उन्हें सजा देना, बल्कि उनको सोसाइटी में न्यूसेंस करने से रोकना है, तो इसलिए प्रोहिबिटरी इन नेचर होते हैं। तो ऐसे केस में अगर उन्होंने कोई पास्ट मिसकंडक्ट किया है तो उसको भी हम ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट डीलिंग विद अपील आर प्रोस्पेक्टिव ऑनली। देखिए, अपील किसे कहते हैं? अगर किसी इंफीरियर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया और आप उस ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है
तो आप सुपीरियर कोर्ट में जो है उस ऑर्डर के अगेंस्ट जा सकते हैं। तो इसी चीज को अपील कहते हैं। अपील क्या है? एक आपका वेस्टेड राइट है, ये कोर्ट ने आपको दिया है कि आप इंफीरियर के अगेंस्ट, इंफीरियर कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो फिर आप सुपीरियर कोर्ट में जो है अपील डाल सकते हैं। तो ये जो अपील डालने के इंस्टीट्यूट होते हैं ये हमेशा प्रोस्पेक्टिव ही होते हैं, ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होते। तो ये आपको समझ आ गए। मैंने आपको बता दिया कि जो वो है आपका कोई भी कानून पास होता है जनरली वो प्रोस्पेक्टिव डेट से ही होता है, जब तक कि उसमें एक्सप्रेसली ना लिखा जाए कि ये रेट्रोस्पेक्टिव डेट से होगा। अगर रेट्रोस्पेक्टिव डेट स्पेशली मेंशन है तब तो हम उसे रेट्रोस्पेक्टिव डेट से रेफर करेंगे, नहीं तो फिर हम डिफरेंट इंस्टीट्यूट में डिफरेंट इंटरप्रिटेशन लेते हैं कि कब हमें रेट्रोस्पेक्टिव मानना है और कब नहीं मानना है। तो मैंने आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट, डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूट बताए जहाँ पे कि हमने उन्हें प्रोस्पेक्टिव मान के चलेंगे या फिर हम उन्हें रेट्रोस्पेक्टिव मान के चलेंगे। अब हम इसमें एक केस और देखते हैं, शेफाली राय चौधरी वर्सेस A.K. दत्ता का। कौन सा केस है ये? शेफाली राय चौधरी वर्सेस A.K. दत्ता का केस। इस केस में क्या हुआ, एक वेस्ट बंगाल का प्रीमाइस रेंट कंट्रोल एक्ट था 1950 का। इस केस के, इस एक्ट के थ्रू, ये जो रेंट कंट्रोल एक्ट था, एक टेनेंट ने सब टेनेंट को हटाने के लिए, इजेक्ट करने के लिए केस फाइल कर दिया। अब ये केस पेंडिंग में था, तभी एक और नया एक्ट आया, वेस्ट बंगाल टेनेंसी एक्ट 1956। कौन सा केस आया? वेस्ट बंगाल टेनेंसी एक्ट 1956। इस केस में क्या किया उन्होंने, जो सब टेनेंट थे उनको टेनेंट के इक्वल कर दिया। अब जो सब टेनेंट थे वो भी जो है डायरेक्ट उनकी रिलेशनशिप अब टेनेंट से ना होके लैंडलॉर्ड से हो गई। तो इस केस में डिसाइड किया गया कि जो सब टेनेंट है ये प्रोसीजरल पार्ट से रिलेट करता है, इसलिए सब टेनेंट, अभी ये केस पेंडिंग है अगर ऐसे केस में, तो सब टेनेंट जो है नए केस का बेनिफिट ले सकता है, जिसकी वजह से जो प्लेंटिफ टेनेंट था, जो मेन टेनेंट था पहले केस में, उसका राइट जो है खत्म हो जाएगा। तो ये बताया गया था शेफाली राय चौधरी वर्सेस A.K. दत्ता में। आई होप कि आपको रेट्रोस्पेक्शन से रिलेटेड, जो कि आपका पुरानी डेट से कोई भी कानून ऑपरेटिव होगा या फ्यूचर डेट से, उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।